नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जय जोहार, जिंदाबाद। हम आ चुके हैं अनफिल्टर जेंजी के साथ संविधान टाकिस में और आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आज आज़ादी वाला दिन है तो हम आज़ादी को लेकर ही बात करेंगे। आज हम बात करेंगे आज़ादी से पहले की और आज़ादी के बाद की, साथ में राजतंत्र और लोकतंत्र। तो अभी हमारे साथ हैं अब्दुल जी, जिनसे हम इस विषय को लेकर बात करेंगे। तो आप थोड़ा अपने बारे में बताएं। सबसे पहले तो आपको स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आपको भी। और मैं अपनी बारे में क्या बताऊं, मैं खुद अदना सा इंसान हूँ, बस पढ़ने लिखने का शौक है। और आपने जिस अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए मुझे बुलाया, वो इस दौर के अंदर क्या हमेशा से बड़ा ही अहम रहा, लेकिन उसको माना नहीं गया। जैसे कि आपने का सब्जेक्ट है कि आज़ादी से पहले आज़ादी के बाद राजतंत्र हो, हमें समझना पड़ेगा कि हमको ये आज़ादी जो है मिली कैसे, या हमें क्या ऐसे किसी भी गिफ्ट में दे दी। इस आज़ादी के लिए हमारे बुजुर्गों ने जो है ना कोई कुर्बानियाँ नहीं। ये तो बहुत बड़ा यहाँ से सवाल निकल रहा है कि अगर हम इसको जानेंगे तो हमें उससे पहले जानना पड़ेगा कि इस आज़ादी के लिए किसने अपनी कुर्बानी दी है और क्या क्या झेला है। ये सारी चीज़ों को भी हमें जानना पड़ेगा, तो आप उसके बारे में बता पाएंगे? तो देखिए, जब हम बात करते हैं 1947 से पहले की बात, जब देश आज़ाद है, तो आज़ाद नहीं हुआ था तब 200 साल तक जो ना अंग्रेजों को बुला, वो अंग्रेजों से पहले मुगल थे, मुगल से पहले मुगल। और इसके साथ आपके विषय के साथ जो जुड़ा हुआ है कि लोकतंत्र और राजतंत्र, हमको इसके अंदर ठीक अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा कि अंग्रेजों का जो दौर, तो उस अंग्रेजों के दौर के अंदर इस देश के ऊपर, इस देश की आवाम के ऊपर क्या कुछ सितम नहीं डाले। अंग्रेजों को कुछ नहीं, सिर्फ सिंपल था, वो व्यापार के बहाने किसी भी देश में घुसते थे, घुसने के बाद उसके ऊपर कब्जा कर लेते। तो शुरुआत उन्होंने इस चीज़ की हमारे यहाँ की थी या पहले भी वो इन सारी चीज़ों को लेकर कर चुके थे? अंग्रेजों का ब्रिटिश सरकार का तो रिकॉर्ड ही खराब था। दुनिया के अंदर 20% से ज्यादा हिस्से के ऊपर उनकी हुकूमत, मतलब सूरज जहाँ से निकल रहा है, जहाँ डूब रहा है, तो निकलने वाली जगह जो उनका देश होता था, डूबने वाली जगह। जैसे अमेरिका जो है ना, अमेरिका में उनका हुआ, अमेरिका तेरा कानूनी में होता है। और भारत के अंदर आए, वो व्यापार के बहाने आए, आने के बाद यहाँ धीरे धीरे करके उन्होंने शासन चलाया। तो वो पहले से जब तय करके आए थे तो उन्होंने स्ट्रेटेजी किस तरह से बनाई थी कि हम कैसे वहाँ जाएंगे, किस तरह से लोगों से घुलेंगे मिलेंगे, फिर हम अपना शासन शुरू कर देंगे? उनके पास पहले का एक्सपीरियंस था, इससे पहले भी दूसरे देशों के अंदर जाकर इस तरीके से वो कर चुके थे। तो वो तो उनका ईस्ट इंडिया कंपनी एक लेकर आए, आने के बाद यहाँ आकर उन्होंने पहले व्यापार शुरू किया। व्यापार शुरू करने के बाद धीरे धीरे राजा महाराजाओं के साथ दोस्ती की, दोस्ती करने के बाद और इनको अपने में शामिल किया और धीरे धीरे देश को कब्जा कर लिया। अच्छा, आप ये बता पाएंगे कि उन्होंने कौन सा व्यापार शुरू किया था? बहुत सारे व्यापार शुरू किए, अपने साथ लेकर आए थे। जैसे कि अगर हम देखेंगे तो भारत के अंदर मशीन भी नहीं, तो मशीन से बने हुए ढेर सारे सामान वो अपने साथ लेकर आए, तो इसके बहाने वो आए। आने के बाद और भारत जो है एक सोने की चिड़िया, एक बड़ा देश, उस वक्त तक पाकिस्तान अलग नहीं, और पाकिस्तान से कट के बांग्लादेश भी अलग नहीं। तो आज अगर हम देखें तो बांग्लादेश, पाकिस्तान और भारत तीनों को मिला दो तो इतना बड़ा भारत, और साथ में अफगानिस्तान की भी सीमा मिली हुई। तो यहाँ आकर यहाँ ढेर सारी चीजें थी, ढेर खनिज थे, बहुत सारी चीजें थी, वो जो यहाँ से लूट कर लेते। अच्छा, तो आप मुझे ये बताइए कि लोकतंत्र और राजतंत्र, मतलब इन दोनों का मतलब क्या है? कि लोकतंत्र से हम क्या समझे कि वो क्या है, और जैसे राजतंत्र ये एक शब्द है दोनों, तो इन शब्दों को हम किस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं? देखिए, इसको अगर हम देखें तो लोकतंत्र और राजतंत्र, तो पहले हम राजतंत्र की बात करते हैं। तो राजतंत्र के अंदर हम संधि करेंगे तो एक जगह राज और एक जगह तंत्र, मतलब एक व्यक्ति आकर किसी भी एक हिस्से का
मालिक हो जाता, उसका राजा हो जाता, उसके चलाने वाला तंत्र। और राजतंत्र के अंदर प्रजा होती है। लोकतंत्र सीधा, लोक मतलब लोग, तो तंत्र लोगों से चलाया हुआ सिस्टम, वो लोकतंत्र। और लोकतंत्र के अंदर प्रजा नहीं होती, जनता भी नहीं होती। जो राजनीति ने जनता बना दिया, प्रजा से निकाल के जनता बना दिया, नागरिक होता। तो वो सवाल उठाता है, क्योंकि सिस्टम किसका है? लोकतंत्र, लोगों का सिस्टम है। पहले राजा आता था, एक राजा का बेटा दूसरा राजा बनेगा, फिर उसकी औलाद राजा बनेगी, फिर उसकी औलाद राजा बनेगी। लेकिन लोकतंत्र के अंदर चुनाव होता है, जनता चुनती है कि प्रशासक कौन है। जैसे कि आपने कहा नागरिक, और एक और आपने क्या शब्द यूज किया? जनता। जनता। नागरिक और जनता में इन दोनों को हम कैसे अलग कर सकते हैं? मतलब कहने में तो लोग ही है ना वो, मतलब अगर हम लोगों के लिए कहें, अगर मैं आपसे कहूँगी कि आप लोग हो या प्रजा हो, तो हम किस तरह से उसे समझेंगे कि प्रजा नहीं, सॉरी प्रजा नहीं, प्रजा से नहीं, राजतंत्र के अंदर प्रजा है। ओके। ये बात और है कि आज़ादी के बाद से लेकर अभी तक बहुत सारी हुकूमतें हैं, बहुत सारे प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने ढेर सारे विकास के काम किए। ऐसा नहीं कि विकास नहीं हुआ। जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो हमारे पास मिल्कियत बहुत कम थी। पहले प्रधानमंत्री डॉक्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इस देश को आगे ले जाने के लिए ढेर सारी चीज़ें बनाई, बनाया, इसरो बनाया, एम्स बनाया, बहुत सारी चीज़ें, विकास के बहुत सारे काम। लेकिन अगर हम दूसरे तरीके से जब हम देखते हैं तो हम राजतंत्र से निकल के लोकतंत्र की तरफ आए। लेकिन मुझे आज ऐसा लगता है कि राजतंत्र और लोकतंत्र के बीच का ये जो फासला है, ये इतने 80 सालों में भी नहीं बढ़ा। शायद हो सकता है कि हमारे बुजुर्गों को यही समझाया गया हो कि राजतंत्र अब जो है ना लोकतंत्र में तब्दील हो गया। पहले राजा था तो राजा के सामने प्रजा थी, अब लोकतंत्र में भी प्रधानमंत्री के सामने तो प्रजा बन करेगा। तो थोड़ी सी समझदारी है, जनता वोट देती है, जनता बन गई। लेकिन नागरिक होना सबसे अच्छा है। अगर हम नागरिक होंगे तो हमारी ड्यूटी जो है ना खत्म नहीं होगी। हम अगर किसी अपने जनप्रतिनिधि को चुनेंगे तो उससे सवाल जवाब करें, वरना होगा क्या? देश के अंदर कोई भी जनप्रतिनिधि आएगा चुनाव के वक्त से आपको वोट देंगे, वो रोज आएगा, सुबह शाम आएगा, आपको भी आपसे मिलेगा, आपके वालिद साहब से मिलेगा, आपकी अम्मा से मिलेगा, आपके दादा से मिलेगा, आपकी दादी से मिलेगा, महल्ले वालों से मिलेगा, चाहे वो ठेला ढकाने वाला मजदूर हो उससे भी मिलेगा। इससे चुनाव खत्म होगा, फिर वो सारे लोग उसके सामने थे, हाथ जोड़ के खड़े। लोकतंत्र यही है। जनता से जब हम नागरिक बनेंगे तो हमने तुमको वहां भेज दिया, अब भाई आप काम करो। अगर काम नहीं करेंगे तो फिर भाई जवाबदेही तो बनती है। इसको ऐसे समझते हैं कि मान लो कि हमने अपने घर में काम करने के लिए एक नौकर है, ठीक है, काम वाली अम्मा को रखा या किसी भैया को रखा। अब हमने क्या के लिए रखा? काम करने। अब वो क्या होता है कि सुबह आता है, आने के बाद आया और आपकी बेल बजाई, बेल बजाने के बाद उसने झाड़ू ली और आपको पकड़ा दी, जब झाड़ू लगाओ। लेकिन काम के लिए तो मैंने उसे बुलाया है। इसी तो काम के लिए हमने उनको भेजा था ना। चाहे वो प्रधानमंत्री हो या मुख्यमंत्री हो या होम मिनिस्टर हो, जितने भी मंत्री है, तो हमने काम करने के लिए उनको वहां भेजा है। वो वहां चले गए, उसके बाद फिर वो क्या कहते हैं, आत्मनिर्भर हो जाओ। जब बात आती है मूल अधिकारों की तो बात करते हैं कि आपकी ड्यूटी, तो भाई आप वहां बैठे हो, आपकी जिम्मेदारी दी है, आप काम करने के लिए कर। जब आप काम करोगे तो हम आपसे पूछेंगे, लेकिन जनता भी पूछेगी। जनता को क्या लगा? साल में एक बार जाना, ठप्पा लगाना, ठीक है, हमारी ड्यूटी खत्म। आप फुर्सत, अब 5 साल बाद फिर नेताजी आएंगे, इसे हाथ जोड़कर आएंगे, इस साल आप याद है, पिछली साल जो छूटे हुए काम रह गए थे, इस साल हम पूरे करते हैं। फिर से एक बार और मौका दे दीजिए, फिर से ठप्पा लगा दो, फिर 5 साल कितनी पीढ़ियां निकल गई। तो वो भरोसा कैसे दिलाते हैं कि हम इस साल आपका, मतलब जो हमने चुनाव करवाए थे हम जीत गए, हम तब आपका काम नहीं कर पाए तो आगे कर पाएंगे?
वो उनकी रैली निकलती है, प्रचार होते हैं, सारी चीजें होती हैं, तो वो उसमें लोगों का भरोसा जो है वो कैसे जीत लेते हैं? क्योंकि लोग तो ऐसा है कि उनका भरोसा जो है वो उठ जाता है उस इंसान के ऊपर कि अब तो हम इसे वोट नहीं देंगे। लेकिन जब उनका प्रचार का टाइम आता है, उनका प्रचार होता है, जब नेता उनके घर पर आते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, तो ऐसी क्या बात करते हैं जो उनका जो भरोसा है वो दोबारा बन जाता है। देखो इसमें दो अलग अलग चीजें। एक बात तो सीधी सीधी ये है कि अगर हमने लोकतंत्र को नहीं समझा, तो पार्षद भैया जो आए थे ना वोट मांगने के लिए, वोट मांग के चले गए। अब जैसे ही वो पार्षद बन गए तो अब हम जनता बन गए। अब हम नाली साफ करवाना हो या लाइट नहीं हो या हमारी गली में गड्ढे हो रहे हों, उनके सामने से हाथ जोड़ते भैया हमने उनको चुन के वहां भेजा, उनको तनख्वाह मिल गई, हमने उनको राजा मान लिया, छोटे राजा। नगर निगम नगर परिषद वाले छोटे राजा, गांव के वो छोटे राजा, उसके बाद उनसे थोड़े से बड़े राजा विधायक आ गए, हमने उनको बड़ा राजा मान लिया। जब आप उनके एरिया विधानसभा आई हुई तो भाई मालिक थोड़ी है, नौकर है ना लोकतंत्र के, चुन कर गए तो क्या है वो नौकर है, उनको तनख्वाह कौन दे रहा है? जनता। हमारे टैक्स के पैसे से उनको तनख्वाह मिलती है। वो जिन गाड़ियों में घूमते हैं वो पैसा कहाँ से आता है? वो हमारा पैसा हो, हर चीज हम देते हैं, देखो हमारे ऊपर ही आकर होता है। ये दूसरा, हमारे देश के अंदर बहुत सारी समस्याएं हैं, जैसे कि धार्मिक समस्या अलग है, जातिगत समस्या अलग है, पहचान की समस्या अलग है। भाई अब ये है कि अब चुनाव का टाइम आ गया। पिछली साल जो हमारे विधायक जी थे ना, उन्होंने काम नहीं किया, वो बेईमान किस्म के इंसान है, ठीक, वो हमको भी पता है बहुत बेईमानी करते, लेकिन हम जानते हुए भी अगली बार फिर हम उनको चुन लेंगे। क्यों? इसलिए कि वो हमारी जाति से, वो हमारे धर्म से, वो हमारे कुंबे से हैं, तो वो चोर जो ना हमारे कुंबे का हो, दूसरा वाला नहीं है। मुझे तो ये समझ में आता है, पहले एक बार धोखा खा लिया, अगली बार फिर से धोखा खाने के लिए गए, तो काहे के लिए गए? क्योंकि वो हमारी जाति से। मतलब यहाँ पे देखा जाए तो राजनीति में ज्यादातर ये चलता है कि वो हमारी जाति का है या वो हमारे धर्म का है, इसका मतलब बिल्कुल बिल्कुल चलता है। आप देखिए वोट को किस तरीके से बांटा जाता है, कैसे डिजाइन किया जाता है, वरना कैसे हो सकता है? अब वो पुरानी वाला जो एग्जांपल है ना, वो मैं भूल गया था कि अब वो नौकर जो है ना उल्टा आपसे काम करा रहा है, और जहाँ तनख्वाह की बारी आई तो तनख्वाह भी पूरी ले, तो आप उसको तनख्वाह दोगी? नहीं, मैं क्यों दूंगी? उससे नहीं कहोगे भाई तुझे मैंने काम के लिए रखा है तो तू झाड़ू लगा ना, या अम्मा को या किसी दीदी को घर के काम के लिए रखा है तो घर का काम वो करेंगे या तुम करोगे? जिनको रखा है वो करेंगे, वो हम सब उससे करवाएंगे, अपने नौकर से कराएंगे, काम वाली अम्मा से कराएंगे, अपने गार्ड से कराएंगे, अपने ड्राइवर से कराएंगे, अपने धोबी से कराएंगे, सब काम हम इनसे कराएंगे। वो इसलिए कराएंगे क्योंकि व्यक्तिगत हमारा पैसा जा रहा है, हम पैसा देते हैं, लेकिन जब तक नागरिक की अपनी जवाबदेही नहीं होगी तब तक कैसे हो? हमने चुन के उसको भेजा है, उसको वहां तनख्वाह भी मिल रही है, बजट भी मिल रहा है, भाई बजट जाता है, वो हमारी जेब से नहीं जा रहा, कुछ भी नहीं रहा। हमें अच्छी तरह से मानना पड़ेगा ये देश हमारा है, ये देश हमारा घर है, उस देश की जो भी संपत्ति है वो सारी हमारी है। अगर इस संपत्ति के ऊपर डाका डलता है तो डाका हमारी संपत्ति के ऊपर डला है, हमारे घर के ऊपर डाका है। हमें अपने व्यक्तिगत जीवन से बाहर निकलना पड़ेगा, वरना जहाँ अपने खुद की बारी आई तो हमें याद है तो नहीं, वो काम तो भाई तू ही करे, और जब जनप्रतिनिधि की बारी आई तो नहीं, हमारा काम नहीं। इसमें मेरा एक सवाल निकल रहा है, जो आपने कहा कि हम नौकर से काम करवाते हैं, हम ड्राइवर से काम करवाते हैं, तो इन लोगों को मैंने अक्सर मतलब लोगों को देखा है, बड़े लोग भी हो या मिडिल क्लास वाले लोग भी हो, इनको बिल्कुल मतलब इस तरह से उन लोग के साथ बिहेवियर करते हैं जैसे कि वो इंसान ही ना हो, इस तरह से उनको देखा जाता है और काम करवाया जाता है। और अगर देखा जाए तो जो निम्न स्तर के जो लोग हैं, अब हमारे यहाँ पे देखें तो टेक्नोलॉजी बहुत आगे जा चुकी है, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन तो भी एक इंसान नाली में घुसकर नाली साफ कर रहा है। तो अब इसमें देखना पड़ेगा ना, हमारे देश की जातिगत व्यवस्था बहुत खराब है। अब अगर देखोगे जातिगत व्यवस्था में एक धोबी है, धोबी का बेटा धोबी हो, नाई का बेटा नाई होगा,
सफाई करनी का बेटा सफाई करनी है, जो जो काम कर रहा है बड़े का बेटा बड़े ही होगा, वही काम करेगा और वो पहचान बना के रखी होगी। भाई नाली के अंदर एक अगर इंसान जा रहा है अंदर गटर के अंदर घुस के अगर वो गंदगी साफ कर रहा है तो ये हमारा फेलियर है। वो इंसान क्यों गया है? इतनी सारी मशीनें ले आया उसके बावजूद भी मरने के लिए हमने उसको गटर में उतार दिया। भाई कोई उच्च जाति वाला जाए ना गटर में उतारने के लिए, वो गंदा उसने नहीं किया, गंदा तो समाज ने किया ना। बहुत सारे लोगों ने गंदा किया, जो गटर भरा गटर उसने नहीं किया, गटर के अंदर गंदगी उसने नहीं की जी। लेकिन गटर के अंदर गंदगी उसने नहीं की, लेकिन क्या वो सफाई हो गई, वो चाहे उसकी जान चली जाए। तो ये हमारे यहाँ की व्यवस्था है। उस व्यवस्था को बदलने के लिए, उस व्यवस्था से लड़ने के लिए लोकतंत्र सबसे ज्यादा सहायक है। मगर अगर लोकतंत्र होगा तो लोकतंत्र, अगर लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र की चादर ओढ़ के अगर राजतंत्र आया हुआ है तो कुछ नहीं कर सकते। फिर आप देखिए ना कि अगर हम देखेंगे पूरी व्यवस्था के अंदर एज ए वोटर आप चुनाव में खड़ी हुई, मैंने आपको वोट दिया, ठीक है, अब आप जा चुकी। संविधान के तौर पर कहने को तो सत्ता हमारी है, जनता की सत्ता है, नागरिक की सत्ता है, लेकिन जब आप वहां चले गए हमारे पास अधिकार ही नहीं है आपको वापस बुला सकते। आप वहां घोटाले करो, आप वहां चोरी करो, आप वहां नफरत फैलाओ, कुछ भी आप उल्टा सीधा कर सकते हो, आप वही रहो। तो हमारे पास पावर नहीं। हमें हमारे देश में लोकतंत्र बनाना पड़ेगा, जो अभी दिख रहा है। अभी हम देख रहे हैं कि देश के अंदर जिस तरीके से जेनजी और अल्फा निकल कर आए हैं, वो हमें सिखा रहे हैं कि लोकतंत्र क्या होता है, कितने अच्छे तरीके से बात की जाती है। देश के अंदर इस जेनजी और अल्फा को यहाँ रहने वाले हमारी जैसी उम्र के लोग, इस समाज के बड़े लोगों ने समझ के रखा कि कुछ नहीं है, किसी काम के नहीं है, पर दिन भर इनका रील में जाता है। लेकिन एक डेढ़ महीने के अंदर जेनजी और अल्फा ने देश को दिखा दिया कि अगली बागडोर उनके हाथ में आएगी। और मुझे पूरी उम्मीद है कि अगर बागडोर इनके हाथ में आएगी, तो अगर इनको अच्छी गाइडेंस मिली, संवैधानिक गाइडेंस मिली, तो चीज़ों को बढ़ाएंगे। जैसे कि आपने बात की थी ITI की, तो उसको लेकर मेरा ये सवाल है कि अभी सीहोर में एक हम कह सकते हैं कि आंदोलन जैसा हुआ था कि बच्चे 70-75 किलोमीटर दूर पैदल चले थे, यात्रा स्कूल के स्टूडेंट थे, कि 16 जो ITI है उनको प्राइवेट कर रहे थे। तो उसको लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, अब सवाल घूम करके वही आ जाए, राजतंत्र और लोकतंत्र। एक आदमी जो यहाँ से चुन के जा चुका है ना, उसने अपने आप को मान लिया राजा, और जब वो जनता के सामने आता है अपने आप को सेवक है। भाई अगर सेवक हो तो सेवक की तरीके से, आप मालिक की तरह बर्ताव क्यों करोगे? आप अगर सेवा करने के लिए आए हो, आपका काम है नागरिकों के काम करना, तो वहां बैठे हुए हो तो सरकारी संसाधनों को आप बचाओगे या बेचोगे? अब ये जो 16 ITI वाला मामला है, सोचो 16 ITI, ये जो आदिवासी हो, वो वहां जाने वाले बच्चे जो उस ITI में जाते हैं, अब आप उठा के उसको प्राइवेट कर दो। भाई प्राइवेट वाला आएगा, वो अपने साथ की फीस लगाएगा। मतलब आदिवासियों के बच्चे जो सीख रहे हैं, टेक्निकली चीजें सीख रहे हैं, वो ना सीख रहा, तो आप उसको प्राइवेट कर दो, और फिर मनमानी फीस। जैसे बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, आप देखिए कि शहर के अंदर जो डेवलपमेंट हो रहा है, क्या वो डेवलपमेंट के लिए डेवलपमेंट हो रहा, या जो राजा बना बैठा हुआ है सत्ता के अंदर, वो अपने किसी दोस्त को फायदा पहुंचा रहा है? हो सकता है कि वो अपने दोस्त को फायदा पहुंचा रहा, या फिर ऐसा भी हम कह सकते हैं कि उन्होंने इतना भ्रष्टाचार किया है लोगों के साथ कि उनका जो काला धन जो बचा हुआ है वो उसको ठिकाने लगा रहे हैं। क्यों काला धन ठिकाने लगे? उल्टा और काला धन इकट्ठा करना, काला धन इकट्ठा करना पड़ेगा, ठिकाने कैसे लगे? भाई अब आप देखिए, एक रोड बनती है जी, फिर खुदती है, फिर बनती है, फिर खुदती है, फिर बनती है, फिर खुदती है, फिर बनती है, वो खुदती बनती रहती है। ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब रोड खोदेगी तो दोबारा रोड बनेगी, जी। जब दोबारा रोड बनेगी फिर मालूम है इसके अंदर सीमेंट आएगी, हाँ। रेत आएगी, गिट्टी आएगी, फिर सामान खरीदा जाएगा, उस सामान के अंदर भ्रष्टाचार होगा, फिर लेबर के अंदर भ्रष्टाचार होगा। तो भ्रष्टाचार करने के लिए विकास का मार्ग, ओके। वरना किसी एक जगह की रोड एक बार में क्यों नहीं बन पाई?
पुल टूट जाते हैं जिसमें सैकड़ों करोड़ हजार करोड़ तक लगे हैं, वो टूट जाते हैं। भाई कैसे टूट गए, कौन जवाब दे? जैसे आप भोपाल का देखो 90 डिग्री, भाई 90 डिग्री कैसे बन गया? जो विधायक हैं वो तो खुद इंजीनियर है, भाई 90 डिग्री बन गया। अब बताइए अब क्या हुआ? हम उसको देख पा रहे हैं कि उसके उस तरफ जो है ना ऐशबाग है, ऐशबाग की बदहाली कब से पड़ी हुई है। आप पुल बना रहे थे उससे पहले, वहां आप सड़क नहीं बना रहे, भाई बना क्यों नहीं रहा? क्या परेशानी है बनाने में? मतलब आपने करोड़ों रुपए वो घटिया से 90 डिग्री में लगा दिए, उसको बंद करके आपने छोड़ दिया, लेकिन वहां की सड़क नहीं बन रही। आसपास कितने स्कूल है वहां पर? प्राइवेट स्कूल, प्राइवेट और सरकारी स्कूल को अगर मिला ले 8 से 10 स्कूल है। बच्चे किसी स्कूल जा रहे होंगे, स्टेडियम है जी, ऐशबाग स्टेडियम, वहां बच्चे हॉकी खेलने के लिए जाते हैं उन गड्ढों के बीच में से। एक ये भी तो है ना अभी कि- इसके अंदर ये ज्यादा फायदा नहीं दिख रहा होगा, या फिर ये हो सकता है कि वोट बैंक कि वहां से वोट नहीं मिल रहा। ऐसा कहना नहीं चाहिए, विधायक को ऐसा नहीं सोचना चाहिए, लेकिन अगर वो एरिया सालों से बदहाली पर है तो ऐसा कहा नहीं जा सकता कि शायद विधायक महोदय को जो है ना वोट नहीं मिला होगा, इसलिए वो वोट ही नहीं है। लेकिन बात ये है कि ऐशबाग का जो एरिया है वहाँ पे जो जनता क्वार्टर है वो बहुत ज्यादा जर्जर हो गए हैं सरकार के हिसाब से। और हाँ, वो जर्जर है, दिखते हैं, कभी भी अगर कुछ हानि होती है तो वो गिर सकते हैं, ये मैं मानती हूँ, मैंने देखा भी है। लेकिन वहाँ के जो इलाका है आप उसको बिल्कुल से खत्म कर दो और वहाँ पे जो लोग रह रहे हैं उन्हें वहाँ से हटा दो, फिर ये तो गलत है। शायद इसीलिए वहाँ का रोड ना बन रहा हो कि लोग परेशान होंगे, परेशान होने के बाद बच्चे स्कूल नहीं जा पाएंगे, अदर बहुत सारे काम होते हैं, रास्ते से आना जाना होता है। जब रोड ही सही नहीं होगा तो लोग दूसरी जगह तो जाएंगे, तो वो जगह खाली हो जाएगी, फिर वो जो बनवाना चाह रहे हैं वो बन जाएगा। शायद उनका ऐसा कुछ प्लान हो सकता है, हो सकता है सब प्लान, इसलिए वो रोड नहीं बना रहा। लेकिन सवाल ये है कि जब तक कि हम जनता से नागरिक नहीं बने तब तक हम लोकतंत्र के नाम पर राजतंत्र में रह रहे हैं। अब बताइए कि हर एक संवैधानिक पद, उस संवैधानिक पद के अंदर दी जाने वाली ओथ, जिसे आप जाएंगे किसी भी थाने के अंदर तो क्या लिखा होगा? राष्ट्रभक्ति, देश सेवा और जनसेवा, राष्ट्रभक्ति जनसेवा। ओथ ले तो आप जनता के लिए ओथ ले, तो भाई जनता के लिए काम करेंगे। भाई आपने जनता के लिए ओथ ली है, वो ऊपर से ऑर्डर आता है, काम तो उनका सुन रहा हूँ, भाई तो ओथ ही क्यों ली ना? तो ओथ भी उसी इंसान की लो ना। विधानसभा के अंदर हो या राज्यसभा में या लोकसभा में जब भी गठन होता है और शपथ ली जाती है तो किसकी शपथ लेते हो? कि हम जनता के लिए काम करेंगे। तो भाई शपथ तुम जनता के लिए, वो फायदा किसको पहुंचा रहे? अपने दोस्तों को पहुंचा रहे। भाई पर दोस्तों की शपथ ले लो ना, क्यों जनता की शपथ ले लो? इस जनता को जानना जरूरी। अगर जनता नहीं जानेगी तो नागरिक नहीं बनेगी, तो नागरिक बनेगी तो राजतंत्र कभी भी लोकतंत्र में बदल सकता है। जैसे हम देख रहे हैं कि अभी जो राजतंत्र है वो लोकतंत्र में बदल रहा है। पिछले 2 से कह सकते हैं 2 से 3 महीने होने वाले हैं कि पेपर लीक हुए। पेपर लीक के बाद लोगों का जो स्टूडेंट है उनका गुस्सा हावी हुआ, उन्होंने आंदोलन किए। और एक बात इसमें ये भी है कि जो अभी सरकार है वो ये कहती है कि हमारे यहाँ इस्तीफे नहीं होते थे, और यही जेनजी और अल्फा ने मिलकर उनसे इस्तीफा ले लिया, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा लिया। तो यानी कि ये जो जेनजी और ये जो अल्फा अभी की जो ये पीढ़ी है जो सड़कों पे उतर रही है या जो अपनी मांगे रख रही है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि वो लोकतंत्र को लेकर आएंगे और राजतंत्र को मिटा ही देंगी। ये मेरा है, इसमें आपका क्या कहना है? देखिए इस पूरे मामले में हमारी पीढ़ी ने जो है ये सब कुछ किया, ये सब बर्बाद जो ना हमारी पीढ़ी है। हमारी पीढ़ी ने हमेशा सर को बड़ों को रखा, कभी सभ्यता के नाम पर, कभी बड़ों का आदर सत्कार के नाम पे। तो ये भूल ही गए कि भैया हमने भेजा उनको इतना बड़ा बनाया किसने? हमारी पीढ़ी ने बनाया। आज की पीढ़ी को तो हम सैल्यूट करते हैं, उन्होंने आके खोला, उन्होंने वापस लोकतंत्र को ढूंढा, वो सड़कों को बढ़ा, 1 महीने के अंदर इस्तीफा ले लिया। इसी देश के अंदर 750 किसानों की जान ली थी। 1 साल तक इस सरकार ने जो ना कानून वापस नहीं दिया। जब एनआरसी का आंदोलन हुआ
महीनों बैठे रहे, कोई फर्क नहीं। लेकिन इसी देश के अंदर इस जेनजी जनरेशन ने इस्तीफा लिया, वो अकड़ू सरकार से इस्तीफा लिया। तो ये कहते थे, वो शायद इस उसमें थे कि हम राजा हैं, जैसे आमतौर पर आए दिन कुछ ना कुछ अलग गलत किस्म के स्टेटमेंट प्रधानमंत्री जी दे देते हैं, उनके मंत्रिमंडल के लोग कुछ भी बोल देते हैं। तो कुछ भी बोलने का मतलब ये होता है कि वो ये समझते हैं वो राजा हैं। लेकिन जेनजी अल्फा ये समझ गई थे कि राजा नहीं, ये नौकर है, मालिक हम हैं। तो लोकतंत्र वापस आएगा, लेकिन तब आएगा जनता से नागरिक नहीं, जब हम जवाबदेही के लिए आएंगे, चाहे वो पार्षद की बात हो, चाहे सरपंच की बात हो, चाहे विधायक की बात हो, चाहे सांसद की बात हो, चाहे मुख्यमंत्री की बात हो, चाहे प्रधानमंत्री की बात हो। आप वहां बैठो, आपको तनख्वाह मिलेगी, आपको ये काम करना था, आपने नहीं किया, जवाब दे। बिल्कुल जवाब तो अगर हम होमवर्क करके नहीं लेके जाते तो हमें स्कूल में ही जवाब देना पड़ता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमने आपको चुन के भेजा है तो आपको जवाब तो देना ही पड़ेगा। अच्छा, बस आपसे लास्ट सवाल है कि आज जो है वो 15 अगस्त है, आज़ादी वाला दिन है, तो आप किस तरह का फील कर रहे हैं? आप आज़ादी जैसा महसूस कर पा रहे हैं, या फिर आपको जो सड़कों पे जो बच्चे हैं या जिनके साथ गलत हुआ है, जिनके ऊपर मारा पीट हुई है या लोगों के सर फटे हैं, आपको वो सारी चीज़ें याद आ रही हैं, या आप एक जैसे आज़ादी वाला जो माहौल होता है आप उस तरह से फील कर पा रहे हैं? देखिए, हम अगर बात करें तो सिर्फ आज़ादी मनाने के लिए आज़ादी मनाई जाती है कि 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ाद हुआ था। तो वृंदावन में, रांची में आज भी स्टूडेंट होते जी, उज्जैन में आज भी स्टूडेंट होते हैं, राजस्थान में आज भी अल्फा स्कूल के स्टूडेंट होते हैं। जी, जगह जगह पुलिस का अत्याचार हो रहा है, कहाँ क्या नहीं हो रहा, कौन सी आज़ादी? वही। आज़ादी वो कहलाएगी जब हम न्याय दे पाएं, जब हम इंसाफ कर पाएं, जब हम समानता ला पाएं, तब आज़ादी होगी। जब हम अपने यहाँ के युवा को अच्छी शिक्षा, रोजगार देंगे, आज़ादी होगी। ये आज़ादी है। अंग्रेज चले, अंग्रेजों के बदले में जो है ना, दूसरे लोकतंत्र की चादर ओढ़ के कि यहाँ के बुरे अंग्रेज आते हैं। ओके, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इतना कीमती वक्त निकाला और हमसे इस अहम मौके पर हमसे बातचीत की और अपनी बातें साझा की। इसके लिए हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। थैंक यू। अभी जैसे कि आप लोगों ने सुना कि हमने किस तरह से आज़ादी का मतलब समझा है और कैसे लोगों के साथ अत्याचार हुए हैं, आज़ादी मतलब क्या है। तो इन सारी चीज़ों को लेकर हमें सोचना पड़ेगा कि हम किस दिशा में जा रहे हैं। आज 15 अगस्त है, हम आज़ादी मना रहे हैं, हम जगह जगह देख रहे हैं कि रैलियाँ निकल रही हैं, झंडे लेके जा रहे हैं लोग, आज़ादी वाले गाने गा रहे हैं। लेकिन वहीं एक तरफ ऐसा है कि वही यहीं के युवा, इस देश के युवा सड़कों पर उतरे हुए हैं, वो अपनी मांगे मांग रहे हैं, अच्छी शिक्षा, अच्छा स्वास्थ्य,